ओके एवरीवन, तो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, करेक्ट। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो स्टूडेंट, यहाँ देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज ओनली वन चार्ज पार्टिकल क्यूब लिया, राइट। ठीक है ना? ओके। और इसका शेप क्या है? सिमेट्रिकल है या आर्बिट्रेरी, रैंडम? अब यहाँ से एक आर रेडियस पे मैं स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजनरी। क्यू को सेंटर में रखते हुए तो ए मेरा, यहाँ देखिएगा, ए मेरा सरफेस है रैंडम सरफेस, ए मेरा है सिमेट्रिकल। इस चार्ज को मैंने सेंटर पे सोच लिया, इसके लिए तो सेंटर पे नहीं है। तो और इस सरफेस का नाम S1 है और इस सरफेस का नाम S2 है। तो आप ऐसे इमेजिन करना है कि मान लेते हैं कि पॉइंट सोर्स, एक लाइट सोर्स रहता, पॉइंट सोर्स। तो यहाँ से जितना रे ऑफ लाइट निकलेगा, वो सारा रे ऑफ लाइट, जितना रे ऑफ लाइट S1 पे फॉल करेगा, उतना ही तो रे ऑफ लाइट S2 पे फॉल करेगा, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइंस। इसका मतलब यहाँ इस S1 से जूल पर सेकेंड जितना पास करेगा, उतना ही जूल पर सेकेंड यहाँ से भी पास करेगा, करेक्ट। तो भाई लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन ही तो है, लाइट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो एक्चुअल में क्या यहाँ से बात बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 मस्ट बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू S2? लेमन लैंग्वेज में जो हम लोग जानते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जितना यहाँ से पास करेगा, उतना ही तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स S2 से पास करेगा। इसका मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू S1 मस्ट बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स थ्रू S2। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू S2। समझ गए एवरीवन? ओके। और S2 मेरा क्या है? अनसिमेट्रिकल शेप का क्लोज सरफेस है, और S1 क्या है? सिमेट्रिकल शेप का है, राइट। बट दोनों के थ्रू तो फ्लक्स तो सेम पास करेगा। तो हम लोग S1 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए। डी फाई के लिए क्या लिखिएगा सर? डी फाई के लिए E.ds, करेक्ट। डी फाई के लिए E.ds, और यहाँ पे E और यहाँ का ds, यहाँ का ds, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है? तो सर क्लोज सरफेस के लिए आपने बताया था कि वॉल्यूम से अवे लेंगे, राइट। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस, सिमेट्रिकल स्फेयर से अवे का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई अगर मेरा स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से अवे मतलब वो सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि फॉर S1 ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो गया, राइट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना? E का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड cos 0, इज इट राइट? क्या बोल सकते हैं E ds? अब यहाँ तक बताइए, इस पॉइंट पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम। मैं जानबूझ के मिस्टेक करवाता हूँ, बट आपको सही बोलना है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ जो आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, राइट। इसका वेक्टर वाला क्वांटिटी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, राइट। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो नेट फ्लक्स थ्रू S1 के लिए क्या इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन थ्रू द क्लोज सरफेस S1, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस S1, राइट। अब इसमें हम लोग एक चीज को बाहर निकाल सकते हैं, बोलिए किसको, ई को, क्योंकि यहाँ पे जो ई है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और S1 के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट। दैट्स वाई नेट फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू ई, और ds का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, ds का इंटीग्रेशन थ्रू S1 इक्वल टू क्या, S बोल रहे हैं, यहां से ई को बाहर निकाल लीजिए, तो ES1, राइट। और ई का वैल्यू कितना, Q/4πε0 R², करेक्ट है एवरीवन। और S1 का वैल्यू टोटल 4πr², करेक्ट। और एक कैंसिल होकर क्या मिल गया सर, ये तो Q/ε0 मिल गया, राइट। यही तो एक्चुअल में गॉस थ्योरम का रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ गॉस लॉ, राइट। तो नहीं था कि सर इसको हम लोग फैराडे लॉ से ही आगे बढ़ते हुए गॉस लॉ पे आ गए हैं। बट आप चीज़ों को यहाँ समझिए, इसका मतलब हम लोग E.ds का E.ds कर पाए क्या, इसके लिए आप कर पा रहे थे, इसके लिए आपसे नहीं हो पाता, बट इसके लिए आसानी से हो गया। क्या वजह था कि इसके लिए हो गया, इसके लिए नहीं होता, सर इसके लिए सिमेट्रिकल सरफेस था तो मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी हुआ। इसका मतलब जब हम लोग E.ds फैराडे का यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि गॉस थ्योरम का भी यूज़ करेंगे तो मोस्टली हम लोग सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए या सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल के लिए। इसका मतलब, और गॉस थ्योरम और फैराडे लॉ क्या है फ्लक्स के लिए, E.ds, और दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ गॉस लॉ। तो एक लाइन लिखे तो, जिसको मैंने बॉक्स में किया हूं, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, total flux through the closed surface when charge inside the closed surface, when charge is inside the closed surface, when charge is inside the closed surface, equal to Q enclosed by epsilon naught। ए टोटल फ्लक्स किसके थ्रू, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, राइट। इसका यहां देखिएगा, और दिस इज कॉल्ड, यही है आपका गॉस लॉ, गॉसेज लॉ, करेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गॉस लॉ के लिए योर सरफेस वुड बी ओपन या क्लोज्ड, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, राइट। इट इज नॉट ओपन सरफेस, करेक्ट ना। इक्वल टू टोटल चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, Q इन क्लोज, इज राइट।
ये ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछा हुआ है जो मैं अभी डायग्राम में दे रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कोई क्लोज सरफेस है, करेक्ट। और इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स के लिए क्या कीजिएगा, क्यू टोटल फ्लक्स के लिए क्या लिखें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यस, ये किसका कौन सा लॉ है, गॉस लॉ, राइट। यस, बट भाई यहाँ से एक काम भी तो कर सकते थे, टोटल फ्लक्स इक्वल टू, अब मान लेते हैं एक छोटा सा सरफेस लिया, यहाँ बातों को समझिएगा। अरे ए मेरा ds है, राइट। अरे ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे हम लोग एक काम भी तो कर सकते हैं, E डॉट ds ओवर द इंटीग्रेशन होल सरफेस, करेक्ट। और यहाँ से जो फ्लक्स निकालेंगे और यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा, दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। आपके पास HCB होगा ना सबके पास, तो यहाँ जो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सप्रेशन में, सेकेंड एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहला ऑप्शन Q1 Q2 Q3, दूसरा ऑप्शन Q4 एंड Q5, तो थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड सेकेंड थर्ड लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा? यही तो देखो, यही ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ऑल द चार्जेस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरी बात है कि उसका रिजल्ट मिल जाता है क्या भाई, यहाँ पे एक पहला क्लास से ही तो पढ़ा रहे थे रोशन कुमार। यहाँ देखो कि कोई क्लोज सरफेस है, करेक्ट, और उस केस में चार्ज पार्टिकल बाहर था और यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट हो गया, तो यहाँ का फ्लक्स निकालने के लिए अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का चार्ज का लिया, अंदर में तो चार्ज था ही नहीं फर्स्ट में, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके का वजह से ले रहे थे, राइट। वो ऐसा अगर सिर्फ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रहता था तो उस केस में तो पहला क्लास का थ्योरी मेरा गायब हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए था, राइट, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ जो E लेते हैं वो इस डायग्राम में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड द चार्ज एंड आउटसाइड द चार्ज पार्टिकल, बट उसका रिजल्ट इसके बराबर आता है, समझ गए। इसके बराबर सिर्फ क्यों आ गया, क्योंकि भाई ये सब जो चार्ज पार्टिकल बाहर में है उसका जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर चला जाएगा, राइट। तो सिर्फ ओवरऑल फ्लक्स बचा हुआ किसका रहेगा, ओवरऑल फ्लक्स किसका बचा रहेगा, अंदर वाले चार्ज का, करेक्ट। अब देखिए इसी चीज़ को देखिए, जैसे मैं तो HCB बहुत प्रॉब्लम तो बनाया हूँ, साथ में लाइन भी, थ्योरी भी इसका पढ़ा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 130 पढ़िए, इस तरफ का पैराग्राफ, पेज नंबर 130 का दो पैराग्राफ है ना, इसमें ऐसे 2 कॉलम बनाया रहता, राइट। उसमें 130 में इस तरफ पढ़ के देखिए तो सबके पास है ना, पेज नंबर 130। उसमें उन्होंने क्या बोला है, वी आर वंस अगेन एम्फेसाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अपियरिंग इन द गॉस लॉ इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, राइट। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और ड्यू टू इनसाइड चार्ज, इनक्लोज चार्ज पार्टिकल, अंदर के चार्ज के कारण बाहर का, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में जो समझाने के लिए, इसका मतलब गॉस थ्योरम में या फैराडे में जो E डॉट ds लेते हैं वो रहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उसका रिजल्ट किसके बराबर रहता है,
क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, राइट। मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ देखिए एवरीवन, इसका मतलब क्या, हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये बोल सकते हैं ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट ना, ड्यू टू ऑल चार्जेस inside as well as outside, correct everyone। चलिए लिख लीजिएगा। इसको हटाया जाए। इसको हटाए। दोनों का हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, दोनों का फ्लक्स इक्वल कैसे हो गया। इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे तो ये छोटा एरिया था, ये तो बड़ा एरिया था जो दिखाए थे, राइट, फिर फ्लक्स इक्वल कैसे हो गया, राइट। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई पावर सोर्स रहता, लाइट सोर्स, और उस पर लिखा रहता 100 वाट, मतलब 100 जूल पर सेकेंड, करेक्ट। तो इस पूरे सरफेस से 1 सेकंड में कितना जूल जाता, 100। इस पूरे सरफेस से 1 सेकंड में कितना जाता, 100। लेकिन कहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा रहता, यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा रहता, इंटेंसिटी ज़्यादा रहता, करेक्ट। लेकिन इंटेंसिटी इंटू एरिया तो सेम रहता, जूल पर सेकेंड, यहाँ भी जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड वही मेरा फ्लक्स था। जूल पर सेकेंड क्या हो गया, थ्रू टोटल एरिया। या अगर यहाँ पे से 100 जूल पर सेकेंड, 1 सेकंड में 100 है तो उसको तो पास करना ही है, तो S1 से पास करेगा उतना ही तो S2 से पास करेगा। इसका मतलब कन्फ्यूजन ये हो गया था कि सर यहाँ पे तो एरिया कम था, यहाँ पे एरिया, तो भाई यहाँ पे एरिया कम था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा था, इंटेंसिटी ज़्यादा था, यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया तो इंटेंसिटी कम हो गया, कंपनसेट कर गया। और लास्ट में क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट में कहीं एरिया का क्या शेप है पता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरम, राइट। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस का शेप कैसा, सर एनी आर्बिट्रेरी शेप, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही सोच के बोले होंगे, करेक्ट ना। देखिए पहले ऑल ऑफ सडन क्या फार्मूला आ गया होगा, या पहले जनरल थॉट है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ से जितना नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ लाइंस तो पूरे सरफेस से पास करेगा, ये मेन थॉट था, राइट। चलिए अच्छा हुआ कि सही टाइम पे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे शुभांकर। यहाँ देखिए मेरे पास 8 चार्ज आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और सब कॉर्नर पे है क्यूब के, राइट। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस
क्लोज सरफेस के थ्रू कितना नेट फ्लक्स होगा? नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, हाउ मच? क्यूब का सरफेस तो क्लोज हो गया ना, तो कितना आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है आपके पास? सर हर कॉर्नर पे है, तो है तो लुक्स लाइक 8 क्यूब, करेक्ट, बट हाउ मच इफेक्टिव चार्ज इनसाइड द क्यूब? उसको भी तो आप पॉइंट है, तो पॉइंट वी हैव लाइक अ स्फीयर, पॉइंट वी हैव लाइक अ स्फीयर, राइट? इसका मतलब है क्यू इनक्लोज्ड इन, क्यू इनक्लोज्ड द क्यूब, इनक्लोज्ड द क्यूब, या क्यू इनसाइड द क्यूब, इनक्लोज सरफेस लिख दीजिए। कितना लिखे हैं? 1/8 क्यू इंटू 8 कर दें, तो नेट फ्लक्स थ्रू द ऑल 6 सरफेसेज ऑफ क्यू कितना रहेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है? अब उसी में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, एक और एग्जांपल, ये तो नीट के लिए बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा ना। यहाँ पे Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 4Q, और यहाँ पे गायब, यहाँ पे 6Q, और यहाँ पे 8Q। अलग अलग चार्ज पार्टिकल मैंने दे दिया। अब बाकी 2 कॉर्नर पे कोई चार्ज नहीं है, एक क्यूब है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो सर करना क्या है? नेट फ्लक्स के लिए क्यू इनक्लोज निकालना है, राइट? अब बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? तो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करेंगे? 1/8 क्यू, इस यहाँ पे है क्यू, बट इसका 1/8 ही तो अंदर में रहेगा, 3Q/8। इसका मतलब एक काम करना है सर, इतना बार बार करने से अच्छा है सारे चार्ज को जोड़ दीजिए और उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज ये भी कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8, राइट? हाँ ना बोलिए भाई, एकदम बिल्कुल मौन व्रतधारी कर लेते हैं बाकी लोग। इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना? Q, 4Q, 6Q, तो हो गया 5, 11 और उसके बाद 8, 9, 12, 14Q/8, राइट? और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है ना? जो भी आंसर आएगा ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि समझ में आ गया। 24 है, तब तो और भी आसान हो गया, 3Q/ε0, राइट? चलिए आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है एवरीवन? देखिए यहाँ देखिए, वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है बॉडी के सेंटर में, अंदर में कंप्लीट। दूसरा चार्ज पार्टिकल है एज के सेंटर पे, बीचों बीच, इसको बोलते हैं एज सेंटर, राइट? इसको बोलते हैं फेस सेंटर, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, आई तो कॉर्नर पे। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब आप लोग निकाल पाएंगे? तो सर क्यू इनक्लोज निकाल लेते हैं। इस जो बॉडी के सेंटर पे है उसके ऊपर जाता है उससे तो क्यू रहेगा, और जो फेस के सेंटर पे है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? क्यूब के अंदर कितना रहेगा, क्यूब के बाहर कितना रहेगा? वेरी गुड।
और जो यहाँ पे रहेगा उसका 1/8 करेक्ट, और जो एज के सेंटर पर रहेगा वो वेरी गुड 1/4। तो नेट फ्लक्स निकल गया हाउ मच, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एक काम तो कर लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव में। मेडिकल में बच्चे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ओके बताइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरा चार्ज पार्टिकल टॉप जो फेस है उस पे उसके सेंटर पे है, तो हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा और क्यूब से कितना फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो नहीं लगता कि इसका सर हाफ ही तो अंदर में रहेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, राइट? अगर इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर से निकल जाएगा, राइट? प्रैक्टिकल बात है। अब बाकी हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर से जाएगा। और लास्टली फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यू इनक्लोज का थ्योरम लगा लेंगे, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर सरफेस के फेस के सेंटर पर है तो हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, और कितना फ्लक्स बाहर से निकल गया, तो उसका हाफ, क्योंकि क्यू का आधा ही अंदर में है, राइट? It is very important to note that किसी भी क्यूब का बॉडी सेंटर्ड, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, किसी भी क्यूब का बॉडी सेंटर हर सरफेस के लिए, तो उस किसी भी क्यूब के सेंटर के लिए हर सरफेस सिमेट्रिकल सरफेस, आइडेंटिकल टाइप। ओके, तो लेट अस सपोज अगर मैं चार्ज पार्टिकल को सेंटर ऑफ द क्यूब रख दें और तब पूछें हाउ मच टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स तो पता है, टोटल फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा फिर क्वेश्चन रहेगा हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। ये टोटल फ्लक्स है ना, ये टोटल फ्लक्स 6 सरफेस से पास कर रहा है, बाहर जा रहा है, राइट? किस सरफेस से ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं क्या इससे ज़्यादा या इससे कम? क्योंकि सेंटर तो सब, सेंटर के लिए ऑल सरफेस आर आइडेंटिकल, राइट? बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप। एग्री हैं या नहीं हैं? यस, इसका मतलब है इस केस में एवरी फेस से इक्वल फ्लक्स आउट होगा, देन टोटल नेट फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस हाउ मच, दिस इज द टोटल फ्लक्स। थ्रू वन ऑफ द फेस, वन ऑफ द सरफेस। कितना लिखते हैं? टोटल में 6 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 141।
141 क्वेश्चन नंबर 6 HCV। अब बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं, ये अभी देख, यस, ये अभी देख लिए तब ना। अगर इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते तो नहीं तो रहता, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाता। क्योंकि तो सरफेस क्लोज सरफेस था या ओपन सरफेस है? ये ओपन सरफेस है, राइट। और इसके सेंटर से A/2 पे एक चार्ज रख दिया गया था, और यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है तो कितना फ्लक्स इस स्क्वायर के थ्रू निकलेगा वो निकालना था। तो E.ds करना हम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, इज राइट। उसमें हाफ एन आवर तो पक्का खर्च हुआ था। लेकिन उसी को अगर हम लोग इमेजिन कर लेते कि अगर इसको A/2 है और एक स्क्वायर है, तो क्वेश्चन जब ऑथर सेट कर रहे हैं तो उनको मानी डैम सिर होगा ये डायग्राम, करेक्ट। और उसके बाद ये यही होगा ना, ए और ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A/2। अब बाद में इसको गायब कर दिए तो बन गया क्वेश्चन नंबर 6, राइट। इसका मतलब है क्वेश्चन, समझे नहीं समझे स्टूडेंट? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसका मतलब है कि हम लोग को क्या इमेजिन करना था, बिकॉज ये सिमेट्रिकल था तो स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ए लेंथ का, ए एज लेंथ का क्यूब, और जिसका सेंटर पे चार्ज है और जिसका ये वन ऑफ द फेस है, राइट। अब बिकॉज क्यूब का सेंटर हर फेस के लिए, एवरी फेस क्यूब के सेंटर के लिए सिमेट्रिकल फेस है, तो हर फेस से इक्वल ही फ्लक्स पास करेगा, राइट। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया, राइट। इसलिए था ओपन सरफेस, हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, क्यूब बना दिए, राइट। दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, ओके, करेक्ट। ये मेरा सेंटर ऑफ द क्यूब, बट मैंने चार्ज पार्टिकल को इस तरफ रखा। ये मेरा सेंटर था और ये मेरा पॉइंट P था। अब ये मेरा S1 है और ये मेरा S2 है, जस्ट इसके नीचे। तब पूछा जाएगा, अभी भी टोटल फ्लक्स तो टोटल फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स के लिए मुझे चाहिए Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बट S1 और S2 में किसके थ्रू फ्लक्स ज़्यादा रह जाएगा? अब सर S1 के थ्रू ज़्यादा जाएगा, वजह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, राइट। एरिया सेम है बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा होगा, करेक्ट ना। इससे क्लोज है, ऐसे दूर है, करेक्ट है एवरीवन। इसका मतलब किसके थ्रू फ्लक्स अब ज़्यादा जाएगा? सिमेट्रिकल पॉइंट सेंटर पे था तो इक्वल फ्लक्स, बट अब यहाँ से अदर देन सेंटर कर दिया, S1 के क्लोज ले आए, तो S1 के थ्रू फ्लक्स ज़्यादा और S2 के थ्रू फ्लक्स कम, राइट। तो क्या यहाँ पे एक ऑर्डर अगर कोई पूछाएगा तो बता सकते हैं, फ्लक्स थ्रू S1 ग्रेटर देन फ्लक्स थ्रू S2, करेक्ट है। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 8।
A charge q is placed at the center of imaginary hemispherical surface using symmetry argument and the Gauss law. Find the flux of the electric field due to this charge through the surface of hemisphere. ये तो बहुत आसान है नहीं? सर वो हेमिस्फीयर दे हम लोग कंप्लीट स्फीयर बना देंगे, करेक्ट? यहाँ पे चार्ज है तो इस यहाँ देखिएगा ऊपर से हाफ ऑफ द फ्लक्स और नीचे से हाफ ऑफ द फ्लक्स, करेक्ट एवरीवन? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? यस, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S1 इक्वल टू क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट ना? चलिए पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 30.4। पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 30.4 बना पाएंगे? आप लोग क्वेश्चन मिल गया? पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर था 30.4, ये बोला। ये तो सर सर्किल का कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा नहीं? दोनों का रेडियस सेम है, राइट? इसका सेंटर अगर C1 है तो इसका सेंटर क्या है, C2, और ये मेरा रिंग है और ये मेरा सरफेस है, करेक्ट? स्फेरिकल सरफेस। तो क्या पूछा गया है, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हाउ मच फ्लक्स, इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना दिया गया है, क्यों ना? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, क्यू बाई 2 पाई आर, करेक्ट है एवरीवन? तो बोलिए कितना पार्ट इसके अंदर रहेगा? यहाँ देखिए, वेरी गुड, इन्हें तक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, करेक्ट? इसका मतलब है कि ए एंगल कितना, 60, तो भाई ए एंगल भी कितना रहेगा, 60। तो यहाँ इस पॉइंट को देखें, इस बिंदु को, यहाँ देखिए दिस इज द पॉइंट, भाई ए आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बना दिया, 120 ना? और कोई भी आर्क अपने सेंटर पे अगर 120 बनाता है और सर्कुलर टाइप का है, इसका मतलब 1/3 उसका है पूरे आर्क का। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर का 1/3, समझ गए? इसका मतलब टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस इनक्लोज कितना हो जाएगा सर, लैम्डा इंटू 2 पाई आर बाई 3, करेक्ट? यही रहेगा ना, जिसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो Q बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर बाई 3, मतलब Q बाई 3। इसका मतलब टू नेट फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आंसर होगा। किसी को समझना प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ये रेडियस ए रहेगा आर, ए भी हो जाएगा आर, ए भी हो जाएगा आर, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, करेक्ट?
चलिए पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 7। वायर वायर गमक रहा है, एक एमसीबी गिरा हुआ। एक मिनट, बन गया। आंसर आ गया होगा स्टूडेंट, तो आसान सा क्वेश्चन था। हेलो, हाँ, ये मुझे बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव का था, 140 पेज नंबर का। बन गया है? क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 7 का, द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ द वेसल। एक आंसर है क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन रहेगा, नॉट जीरो। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का देखिए ऑप्शन, ठीक है ना? चलिए एक ऐसा हो गया तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेकंड का भी आप बोल दिए तो इसका भी देख लेते हैं। सब लोग पढ़िए। A closed surface S is constructing around a conducting wire connected to a battery and switch. As the switch is closed, the free electron in the wire start moving along the wire. In any time interval, the number of electrons entering the closed surface is equal to the number of electrons leaving it. On closing the switch, the flux of the electric field through the closed surface आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए? थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा स्टूडेंट, तब क्लास लेने में मुझे भी अच्छा फील होगा। अगर पता नहीं चलता है ना कि आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, तो और कंडक्टर में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्चुअली करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज पार्टिकल वहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। होता क्या है कि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट रैंडम होते रहता है। ऐसे मान लीजिए मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, और एक मैं इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर लिया, इमेजिनरी सरफेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का ऐसा रैंडम मूवमेंट था कि करंट का डिफरेंशियल क्या है, टोटल चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, नेट चार्ज। बट यहाँ इस सरफेस से चार्ज तो क्रॉस हो रहा है, बट जितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो टोटल नेट चार्ज क्रॉसिंग कितना हो गया, 0 हो जाता है, राइट। जैसे कंडक्टर के अंदर जो आप लोग जैसे कॉपर का एक रॉड में पकड़ कर रखा, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है मूव कर रहा हो, फ्री मूवमेंट अंदर में हो रहा हो, बट किसी उसमें कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इमेजिन करेंगे तो करंट का डिफरेंस नेट चार्ज का फ्लो 0 हो जाएगा, समझ गए। नेट चार्ज 0 तो करंट भी क्या मान लेते हैं, 0। इज इट राइट? इसका मतलब है कि कंडक्टर का कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, मान लेते हैं कंडक्टर का एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम इमेजिन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गया, बट जितना इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आएगा उतना ही उस टाइम पे मान के चलिए कि बाहर चला जाएगा, और ऑल द टाइम वो इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में है कि मेरे पास एक कोई कंडक्टिंग वायर है, एक बैटरी के थ्रू जुड़ा हुआ है,
इस वायर का कुछ रेसिस्टेंस ओवरऑल यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे स्विच था, स्विच इनिशियली ओपन था। जब स्विच इनिशियली ओपन था, यहाँ पे मैं एक इमेजनरी सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक में नेट चार्ज 0 इनसाइड, करेक्ट। तो इनिशियली ओपन केस में नेट फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू इनिशियली कितना, 0। और जब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने का मतलब ऑन करना, अगर क्लोज करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो क्या बोला गया है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो जाएगा, राइट। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को उल्टा डायरेक्शन में करंट, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि सर जितना आया उतना ही चला गया, तो पहले से चार्ज 0 था इसके अंदर, तो अभी भी तो 0 रहेगा। इसका मतलब है कि किसी करंट कैरिंग वायर में चार्ज का मोबाइल मूवमेंट तो हो रहा है, बट अभी भी उसमें उसको अगर क्लोज सरफेस बनाया जाए तो अभी भी नेट फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन शुड बी रिमेन 0। रिमेन अनचेंज तो रहेगा बट रिमेन 0 ज़्यादा, इसका मतलब 2 ऑप्शन इसमें रहना चाहिए, रिमेन अनचेंज एंड रिमेन 0। क्या ऑप्शन है, चलिए ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये मतलब टाइप प्रॉब्लम है, ड्यू टू ग्राफ एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग पढ़ें। चलिए यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यही है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड, इज राइट। और क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे अंदाजा क्वेश्चन ये था, कोई क्यू है, इसका लेंथ L/2 और एक कोई रॉड है, राइट, जिसका लेंथ L। इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना है, कुछ चार्ज है या नहीं है, हाँ तो यूनिफॉर्मली बोला है ना कि सर लैम्डा मान लीजिए। और इस रॉड का स्पीड कितना दिया गया है, भी दिया हुआ है कांस्टेंट। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और मैं A B
80, 3 पॉइंट ड्रॉ यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ। बी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, बी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, करेक्ट है एवरीवन। भाई इस ए को इस एज से इस एज तक आने में कितना टाइम लगेगा, निकाल पाएंगे सर? निकल जाएगा, L/2 डिवाइडेड बाई V, इज इट राइट? L/2 डिवाइड बाई V कर सकते हैं, डिस्टेंस चूंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ तक आते रहेंगे और ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सी, करेक्ट ना? तो भाई डायग्राम फर्स्ट डायग्राम सेकंड तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो T इक्वल टू L/2/V, मतलब L/2 भी, करेक्ट है ना? ओके तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जीरो से लेकर L/2 भी टाइम तक, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर L/2 भी टाइम तक S इक्वल टू V इंटू टी लिख सकते हैं, V इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, करेक्ट है ना? तो Q इनक्लोज्ड इक्वल टू लैम्डा इंटू एस लिख पाएंगे, Q इनक्लोज्ड इक्वल टू लैम्डा इंटू एस। इसका मतलब है कि इस टाइम तक चार्ज अंदर में बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि रॉड अंदर आ रहा था, करेक्ट? तो लैम्डा इंटू वी इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक? इस टाइम डोमेन के लिए। इसका मतलब है कि इस टाइम डोमेन के लिए तो सिंपल सा लॉजिक है ना सर, जैसे से रॉड अंदर जाएगा वैसे से रॉड पे रखा हुआ चार्ज तो इसके अंदर का काउंट होगा, राइट? इसका मतलब ए पॉइंट ए यहाँ से यहाँ तक आते हुए इस क्यूब के अंदर चार्ज इंक्रीज करेगा, इट राइट? लेकिन किस तरीके से इंक्रीज करेगा वो इंपॉर्टेंट था, लिनियरली इंक्रीज करेगा, करेक्ट? देखिए यहाँ पे इसका मतलब है क्यू इनक्लोज लैम्डा वी टी आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स। इसका मतलब है इस टाइम इंटरवल तक फ्लक्स इस तरीके से इंक्रीज करेगा जिसका स्लोप ये रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इज इट राइट? अब यहाँ के बाद ही पूरा क्वेश्चन एक्चुअली समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा है। अब यहाँ देखिए पॉइंट बी जब यहाँ तक आएगा, अब एक बार रॉड का ये हाफ यहाँ ए पार्ट आ गया, अब रॉड ये वाला पार्ट आगे निकलेगा, बट आगे निकलेगा तो उतना पार्ट अंदर आएगा, तो नहीं लगता कि ऑल द टाइम सर L/2 ही अंदर रहेगा? कब तक? जब तक कि C यहाँ नहीं पहुँच जाता है। इसका मतलब है कि सर जब तक C इस पॉइंट तक नहीं आता है तब तक इनसाइड द क्यूब टोटल चार्ज कांस्टेंट नजर आएगा, राइट? और टोटल चार्ज जब कांस्टेंट, कहाँ से कहाँ तक? इस टाइम को हम लोग T1 बोल देते हैं। इसका मतलब 0 से T लेस देन T1 तक चार्ज इंक्रीज कर रहा था। लेकिन भाई अगर C यहाँ देखिएगा
सी आगे आ जाए, यहाँ सी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये तो L/2 और आगे आ जाएगा ना। इसलिए इनिशियल से अगर काउंट करेंगे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे सफ़र को, तो सफ़र स्टार्ट किए थे तो मेरा ए यहाँ पे था, राइट। और अब ए निकल कर अगर यहाँ आ गया तो सी यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, तो ए पॉइंट कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, एल ना। तो टी कितना, T2 मान लेते हैं, T2 कितना बोलिएगा, L/V। इसका मतलब है कि सर T1 से लेकर T2 के बीच में, T1 से लेकर T2 के बीच में चार्ज इनक्लोज वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? सर इट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू L/2 इंटू लैम्डा, राइट। अ चार्ज कांस्टेंट तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, करेक्ट। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज इनक्लोज कांस्टेंट रहा तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, बट एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम तक, राइट। लेकिन इस सिचुएशन को यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? इस सिचुएशन के बाद, जब सिचुएशन ये था, अब उसके बाद ये रॉड अगर आगे निकलना शुरू होगा, इसका मतलब है कि सर अब रॉड क्यूब के अंदर L/2 से लेंथ कम होना स्टार्ट होगा, राइट। बट कम होने का रेट भी क्या रहेगा, जो इंक्रीज होने का रेट था v स्पीड से ही, राइट। इसका मतलब अब हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ग्राफ इमेजिन किया जाए तो पहले इंक्रीज किया, बाद में कांस्टेंट रहेगा, अब बाद में फिर डिक्रीज कर जाएगा, राइट। और टोटल टाइम, पूरा कहानी कब तक खत्म हो जाएगा, कब जाकर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जब सी वाला पॉइंट यहां आ जाए तो फ्लक्स फिर जीरो हो गया, राइट। जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो कब था, जब ए यहां पे था तो जीरो था, ये अंदर आना स्टार्ट हुआ, फ्लक्स इंक्रीज। जब सी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, मतलब रॉड का कोई भी पार्ट अब क्यूब के अंदर नहीं है, तो उस टाइम पे पॉइंट ए, जिसको मैंने पॉइंट ए बोला था, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L/2 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 3L/2, राइट। इसका मतलब ये पूरा इवेंट कितना टाइम का है, टोटल टाइम हो गया सर 3L/2 भी, राइट। इसका मतलब इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको T3 बोल देते हैं, और सबका इक्वल टाइम। यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स इंक्रीज किया, बाद में फ्लक्स कांस्टेंट रहा, और फिर फ्लक्स उसी रेट से डिक्रीज कर गया, और लास्ट में ड्रॉप होकर जीरो हो गया, राइट। तो दिस शुड बी द करेक्ट ग्राफ। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए तो डी, आंसर में डी है। ओके तो ऐसा ग्राफ आ सकता है। हालांकि इसमें पूरा बनाया, बट मुझे पहला फर्स्ट यहाँ से ही मेरे, बाकी में तो किसी में इंक्रीज हो नहीं रहा था, राइट। तो ये तो फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो जाता, नहीं फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन ए में तो भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ऑप्शन ए में सिर्फ इंक्रीज दिखाया गया था, ऑप्शन बी में सिर्फ डिक्रीज दिखाया गया था, ऑप्शन सी में सिर्फ कांस्टेंट, बट एक कॉम्बिनेशन इंक्रीज का, कांस्टेंट का, डिक्रीज का, सबका था, राइट। भाई ये टाइप प्रॉब्लम है, हर जगह मोटा मोटी मिल जाता है, इसको हटाया जाए। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए थे उस दिन, क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया था ना एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। A charge Q is uniformly distributed over a rod of length L.
कंसिडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज लेंथ L with the center of the cube at one end of the rod. Find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, राइट? लेकिन इसमें भी कोई बात था, इसको आसान मत मानिए, कुछ सोचकर एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन का थीम समझे? यहाँ देखिए, इसका लेंथ कितना है? एल ना, और एक रॉड दिया गया है आपको, इस रॉड का लेंथ भी कितना है? एल। इस पर क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन कंडीशन है कि रॉड का वन ऑफ द एंड सेंटर पे रखना है, करेक्ट? और देन मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स। तो मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स का मतलब है कि मिनिमम रॉड इनसाइड द क्यूब। वो तभी हो सकता है जब रॉड फेस के सेंटर से पास करे। अगर यहाँ पे एक ए पॉइंट यहाँ पे और दूसरा यहाँ से अगर निकालिएगा तो नहीं था कि √3a/2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको देखिए, एक क्वेश्चन तो बहुत लोग मजाक में ले लेंगे, बट ज्योमेट्रिकली एक क्वेश्चन था। मिनिमम फ्लक्स का मतलब मिनिमम रॉड इनसाइड द क्यूब। अब मिनिमम अगर वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड को सेंटर पर रखा जाए तो मिनिमम रॉड इनसाइड द क्यूब तभी हो सकता है जब दूसरा रॉड कहाँ से पास करते हुए बाहर निकले, फेस के सेंटर से। अदर देन फेस का सेंटर कीजिएगा, डैम श्योर वो चार्ज इसमें ज़्यादा नजर आएगा। तो कम से कम रॉड वो हो सकता है L/2, राइट? आप लोग समझे मैं क्या समझाने की कोशिश किया? मुझे तो इस क्वेश्चन का डेप्थ समझ में आ गया था पढ़ते हैं, क्योंकि आप में से कुछ हो सकता है ना कि ऐसे पास कर देते हैं, यहाँ से पास कर देते हैं, राइट? तो उस टाइम पे मिनिमम रहेगा चार्ज अंदर में। इसका मतलब मिनिमम फ्लक्स के लिए मिनिमम चार्ज के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द रॉड इनसाइड द क्यूब। इट इज पॉसिबल, लिख लीजिएगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन रॉड पासिंग थ्रू वेयर फेस सेंटर, राइट? तो फ्लक्स कितना रहेगा? मिनिमम फ्लक्स Q/2/ε0, इज इट राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन ए रीजन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो किसी भी रीजन में, मतलब वॉल्यूम में, नेट चार्ज नहीं मिलेगा। वजह? यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं स्टूडेंट, एक क्यूब इमेजिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में HCB का सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास, और उसी से डेरिवेशन कीजिएगा बोर्ड में अगर टर्म एग्जाम होगा तो, अगर सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। रेडी रहेंगे भाई सब कुछ के लिए, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव है तो क्या डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया? यहाँ देखिए, इनफॉर्म का मतलब हर जगह पे कांस्टेंट। बोलिए, इसके थ्रू फ्लक्स कितना? हम लोग पहले E.ds निकालते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे S का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो गया तो E.s 0 हो जाएगा। क्या S सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा? तो सर इसके थ्रू फ्लक्स 0, राइट? तो A सरफेस रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इट करेक्ट? क्या इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जाएगा? क्योंकि सर इसमें सरफेस का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ भी 90 हो गया, करेक्ट है? बातों को समझिए, इसके थ्रू इसके भी तो 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो अपर फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस,
ये 4 फेस के थ्रू फ्लक्स 0, करेक्ट। These 4 phases are not responsible for the flux। अब S1 और S2 रिस्पॉन्सिबल रहेगा, करेक्ट। तो भाई S1 के थ्रू कितना, अगर इन्फॉर्म है तो S1 के थ्रू फ्लक्स निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, फ्लक्स थ्रू S1, तो सर E डॉट एस कर दीजिए, राइट, मतलब माइनस ई एस, करेक्ट ना। ई एस का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड cos 180, राइट। और S2 के थ्रू सर E डॉट एस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, E का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड cos 0 यस। तो नेट फ्लक्स 4 सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स 0 ही था, क्योंकि एंगल 90 90 90 बना था, मैं आपको समझाने के लिए क्यूब ले लिया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। नेट फ्लक्स, ये बात तो हम लोग फैराडे के कॉन्सेप्ट से किया। अब इसको किसके साथ मैच कर देते हैं, गॉस थ्योरम के साथ, राइट। नेट फ्लक्स इक्वल टू, ये भी तो है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से फ्लक्स E डॉट डी एस से और उस थ्योरम से फ्लक्स डिफरेंट रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, थ्रू द क्लोज सरफेस रीजन का मतलब वॉल्यूम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q इनक्लोज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब है कि किसी रीजन में अगर इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कोई भी वॉल्यूम पार्ट आप पकड़ते हैं तो उसके अंदर नेट चार्ज 0 होना पड़ेगा। इट करेक्ट एवरीवन? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैक्सिमम बोलता तो डायगोनल से पास करते, नहीं डायगोनल नहीं, मतलब कॉर्नर से, क्यूब के कॉर्नर से। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स इफ वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड पॉइंटेड एट द सेंटर, देन मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, तब रहता सेंटर का, डॉट के वन एंड को रखते सेंटर पे और दूसरा को कॉर्नर से, किस 8 में से कोई भी कॉर्नर से, तब मुझे मैक्सिमम लेंथ अंदर में रहता, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या हम लोग बना लिए थे या बनाना भी है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बनाए थे, सॉल्व करेंगे। The electric field, okay. Find the charge contained inside a cubical volume bounded by surface ये तो मैं सही से ड्रॉ किया, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्ट इनफॉर्म है या नॉन इनफॉर्म है? थोड़ा बोला कीजिए भाई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्शन बाई तो सेम है बट मैग्नीट्यूड बाई ये डिफरेंट है, राइट। ओके, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट।
इस प्लेन का नाम क्या? एक्स जेड। तो एक्स जेड प्लेन का, इस प्लेन का डायरेक्शन किधर रहेगा? अबे फ्रॉम द वॉल्यूम मुझे लगता है माइनस जे रहेगा, राइट? और एक्स जेड का पैरेलल तो एक्स जेड ही रहेगा ना, तो इस प्लेन का नाम भी एक्स जेड रहेगा, राइट? बट इसका डायरेक्शन प्लस जे, इज इट राइट? यस। ए कौन सा प्लेन है स्टूडेंट? कौन सा प्लेन? एक्स वाई। ओके, तो ए एक्स वाई प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन इसका रहेगा प्लस के, राइट? और इसके पीछे वाला ए भी तो माइनस के, करेक्ट ना? ओके, तो पहले इस चार प्लेन का बात कर लेते हैं। क्या इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स जाएगा? क्योंकि इसका सरफेस का डायरेक्शन है जे माइनस जे, और इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन है आई। जैसे ही ई डॉट डी एस कीजिएगा तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, राइट? इसका मतलब दिस सरफेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स, दिस सरफेस इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स, एंड दिस सरफेस, फ्रंट सरफेस, करेक्ट, इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स, इज इट राइट? एंड पीछे का सरफेस, बैक सरफेस इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स। देन विच सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स? सर ये जो राइट हैंड साइड का सरफेस है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, करेक्ट ना? इसका डायरेक्शन तो सर इसका तो डायरेक्शन रहेगा प्लस आई, करेक्ट? और लेफ्ट हैंड साइड का इसका डायरेक्शन रहेगा माइनस आई, करेक्ट ना? बट इस प्लेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इस प्लेन का इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, बट अगर एक्स को कांस्टेंट कर दें इस प्लेन में, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस प्लेन का नाम क्या है जिसको मैंने शेडेड कर दिया? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, राइट? इस सरफेस का नाम अगर मैं S2 देता हूं तो S2 पे क्या एक्स वेरी करेगा? बाई जेड इस प्लेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 1 के बराबर रहेगा, इट राइट? इसका मतलब है कि एट दिस प्लेन S2, इसके लिए क्या डायरेक्टली E डॉट एस कर सकते हैं? ऐसे बढ़ते थे E डॉट डी एस से, बट किसी प्लेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बट एक पार्टिकुलर प्लेन के हर पॉइंट पे कांस्टेंट नजर आ रहा है, राइट? देन ई नॉट बाई एल, और एक्स के बदले ए आई, और एस का वैल्यू ए स्क्वायर ना, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1, राइट? इसका मतलब ई नॉट बाई एल ए क्यू, करेक्ट है? और इस सरफेस का नाम मैं S1 दे रहा हूं जिसका डायरेक्शन माइनस आई था, जिसको मैं स्टार्टेड कर रहा हूं, ठीक है? लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, करेक्ट? तो S1 के लिए, तो S1 के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली S1 के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है, बिकॉज एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो है, राइट? जहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया ना। तो जहाँ पे S1 है, सरफेस है S1, वहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना? जीरो। तब तो भाई E डॉट S1 करेंगे तो जीरो ही नजर आएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया एवरीवन? सर नेट फ्लक्स तो मिल गया E नॉट बाई एल ए की विजिट, राइट? अब सारे वैल्यू, अब यहाँ देखिए ये हो गया मेरा नेट फ्लक्स। इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? गॉस, ये मिला है किससे? फैराडे से, राइट? ये मिला कहाँ से? ई डॉट डी एस किसका कॉन्सेप्ट था? फैराडे का। अब क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या यहाँ से दोनों को इक्वल कर लें? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोलते रहिएगा भाई, क्लास तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो बीच सफ़र में अकेले छोड़ देते हैं टीचर को आप लोग।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एल इंटू ए क्यू। सारा वैल्यू को ऐसा सिस्टम में ले लेंगे तो क्या क्यू इनक्लोज यहाँ से निकल जाएगा। चलिए हो गया ना। समझ में आ गया शुभंकर? ठीक। हाँ S1 का 0 हो गया क्योंकि S1 पे S1 जो प्लेन है वो मेरा बाइजेट प्लेन है, राइट। लेकिन इस S1 इस प्लेन पे x का वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो देखिए तो यहाँ पे 0 ओरिजिन था ना, तो यहाँ पे इस प्लेन पे खुद बताइए कितना रहेगा, 0 हो जाएगा ना। बाइजेट प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, तो ये मेरा बाइजेट प्लेन है, यहाँ पे बाई और जेड का कोऑर्डिनेट तो इस प्लेन में इसमें चेंज होगा, राइट। बट एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 था यहाँ पे, करेक्ट। बाइजेट प्लेन के किसी भी पॉइंट पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा वो हर पॉइंट पे वही एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरा बाइजेट प्लेन है ना शाहबाज, इस बाइजेट प्लेन के वन ऑफ द इस पॉइंट पे मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट पता है ए, तो इसका हर पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा, राइट। बाई और जेड डिफरेंट होगा बट ए से एक्स सेम रहेगा। और एक्स का वैल्यू ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दिया। यहाँ तक हो गया एवरीवन। इसको हटाया जाए। चलिए अब यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम क्यू को, क्यूब मेरा अभी भी वही है, आई मेरा S1 है, ठीक है। दो ही फेस को दिखाते हैं क्योंकि यही तो दो फेस के थ्रू फ्लक्स आ रहा था, राइट। बट इसको ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन था, ओरिजिन पे न रख कर x1 पे रखते और x2 पे रखते, और अभी भी इसके बीच का गैप ये है, ठीक है। तो क्या नेट चार्ज पे कोई फर्क पड़ता? मेरा क्वेश्चन है नेट चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और सरफेस का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बट सरफेस का डायरेक्शन है ना -I, और यहाँ पे E1 रहेगा भाई और यहाँ पे E2 रहेगा। अब यहाँ पे E1 0 नहीं रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, राइट। क्या यहाँ पे E1 0 रहेगा? तो आप फ्लक्स थ्रू S2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E2 डॉट S2, करेक्ट। मतलब E2 का मैग्नीट्यूड S2 का मैग्नीट्यूड और cos 0 I डॉट I 1 हो गया। E2 का वैल्यू कितना, फटाफट बोलना चाहिए भाई, आप लोग को क्या समस्या हो जाता है। x2 a स्क्वायर, राइट। और S1 के लिए क्या बोलिएगा, E1 डॉट S1, क्या लिखें? तो सर -E1 S1 कर दीजिए, इज इट राइट, क्योंकि S1 के तो माइनस लिखिएगा, a स्क्वायर -I, तो हो जाएगा -E0/L x1 a स्क्वायर, करेक्ट ना। और जब नेट फ्लक्स ऐड करेंगे देन सर E0/L x2 a स्क्वायर माइनस था ना, नेट फ्लक्स लेके दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करेंगे, बट वहाँ पे निगेटिव का वजह से यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। E0/L x1 a स्क्वायर, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, तो E0/L
ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है क्या ए, तो ले देखो वही तो हो गया, मतलब ई नोट बाई एल ए क्यूब। इसका मतलब है सर अपना हम लोग अपना क्यूब एक्स एक्सिस पे कहीं भी रखें, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे रखें या एक्स एक्सिस पे थोड़ा आगे बढ़ा के रखें या थोड़ा पीछे करके रखें, ऐसा लीनियर इक्वेशन है कि नेट चार्ज ऑलवेज अंदर में सेम ही रहेगा क्योंकि नेट फ्लक्स सेम है, राइट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर रहता तब ऐसा नहीं होता है, लीनियर था, चांस की बात था इसलिए ऐसा हो गया, करेक्ट। इसलिए ये भी तो ऑब्जेक्टिव बना सकते थे कि इसका क्यूब का जब वन ऑफ द कॉर्नर अगर ओरिजिन पे है तो नेट चार्ज और एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहे, x1 x2 तो मैं वैरी करता, मुझे नहीं पता x1 x2 का वैल्यू क्या है, तभी नेट फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ा या नेट फ्लक्स वही रहा, सेम रहा, इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा इक्वेशन बनाया हुआ था लीनियरली कि सेम दिख हो गया, समझे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तो बन गया, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू ए चार्ज एट द सेंटर ऑफ एंड अनदर इक्वल चार्ज एट ए पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। हाँ तो अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा तो उसके कारण तो चार्ज फ्लक्स होगा नहीं, करेक्ट। फ्लक्स बाहर वाले चार्ज के लिए हो जाएगा या सिर्फ अंदर वाले चार्ज के लिए, तो जो अंदर में चार्ज रहेगा उसके वजह से फ्लक्स रहेगा, तो नेट फ्लक्स इक्वल टू 10⁻⁷ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना कुछ बोलो भाई रोशन कुमार, बाकी लोग तो नहीं बोल रहे, तुम तो यहाँ पे बोल दो। क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7, आंसर देखो तो मिलाकर आता है। चलिए देखिए तो पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 8, बनाने का रिक्वायरमेंट है या ऑलरेडी थ्योरी में ही मैंने बना दिया। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी सिखा चुका ना, यहाँ तो 2 ही प्लेट है, हम लोग तो 5-5 6-6 प्लेट के लिए काम कर लिया, राइट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 डन, लिखते जाना है, टिक लगाते जाना है, दोबारा इसको नहीं सॉल्व करूँगा, पूरा गॉस लॉ एक साथ सॉल्व करते हुए निकलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, पेज नंबर 138। The electric field in a region is radially outward with magnitude E equal to AR, correct? तो बोला गया फाइंड द चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर एट द ओरिजिन। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, राइट। तो अगर हम लोग रेडियस ए लेते हैं तो भाई यहाँ पे इसके इस स्फीयर के अगर रेडियस यहाँ पे ए हो गया r इक्वल टू ए, तो स्फीयर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन तो अलग रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ तो a इंटू ए लिखेंगे, राइट।
तो डी फाई के लिए क्या लिखिएगा, ई डॉट डी एस। पहले डी एस से यहाँ स्टार्ट करते हैं। डी एस यहाँ पे लेने का रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हर डी एस का डायरेक्शन अलग है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डी एस का डायरेक्शन सेम है, एंगल जीरो, राइट। देन ई डी एस कॉस जीरो। तो नेट फ्लक्स का क्या करेंगे तो यहाँ तक क्यों करने का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं जब तक वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि वेरिएबल है, लेकिन उसको स्केलर फॉर्म में लाने के बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, राइट। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के टाइम पे ई को इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेक्टर बाहर निकाल पाते क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी के इंटीग्रेशन से बाहर, बट यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड बन चुका है, राइट। ई डी एस ए इंटू ए और डी एस का इंटीग्रेशन एस कितना 4 पाई ए स्क्वायर, इज इट राइट। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 4 पाई ए क्यू इंटू ए, इज इट राइट। और क्या इसको हम लोग क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नोट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज निकल जाएगा, हो गया ना। ओके एवरीवन, हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। वैल्यू ऐसा सिस्टम ले लीजिएगा। तो यहाँ से हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोग कुछ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। गॉस थ्योरम की हेल्प से अनसिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पे। ये इसका ड्रॉबैक है या कह सकते हैं लिमिटेशन है। लेकिन सिमेट्रिकल है अगर है तो जो काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना डिफिकल्टी से कर रहे थे वो यहाँ पे हाथों हाथ निकाल लीजिएगा चुटकी बजाते हुए 2 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।